नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत पावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 2 जनवरी 2024 है। कैन यू बिलीव इट? राइट, कल हम बात कर रहे थे 1 जनवरी, एक नए साल की शुरुआत, एंड आज देखिए धड़ाधड़ एक के बाद एक दिन जो है वो जाने लगेंगे। डियर फ्रेंड्स, वी हैव 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन आवर टेबल। राइट, इनफ इज इनफ। ये वाला टॉपिक जो है ये इसराइल के साथ जुड़ा हुआ है। ए डिफिकल्ट मैंडेट, 16th फाइनेंस कमीशन जो है उसका एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो सरकार ने किया है। वो क्या है अनाउंसमेंट? और बेसिकली ये आर्टिकल यही कह रहा है कि चीज़ें जो है वो 16th फाइनेंस कमीशन के लिए डिफिकल्ट होने वाली है टू कीप द बैलेंस। बेसिकली डीपर इनटू स्पेस, इसरो का जो लेटेस्ट मिशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। देन वी हैव जो जम्मू एंड कश्मीर में जो टेररिज्म है तो उसको हैंडल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। एंड देन वी हैव इंडिया और कोरिया, ये दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे पहले, एज यू नो, डगलस मैकआर्थर का कोट है, ए ट्रू लीडर हैज द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड अलोन, द करेज टू मेक टफ डिसीजंस एंड द कंपैशन टू लिसन टू द नीड्स ऑफ अदर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ लीडरशिप। ये दोनों दुनिया जो है, एक तरफ यू विल फाइंड के एक लीडर जो है ही और शी विल टेक हार्ड डिसीजंस, हार्ड एक्शंस, और दूसरी तरफ आप ये भी देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। सो ये जो एक फ्यूजन है, ये जो एक फाइन बैलेंस है, ये लीडरशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टच विथ मी via all this social media handles that you can see on your screen, right? तो चलिए बात करते हैं इनफ इज इनफ। बाइडन शुड टेल नेतन्याहू दैट टेल अवीव्स एक्शंस आर हार्मिंग इजराइल, यूएस एंड ग्लोबल कॉमर्स। अभी यूएसए की जो नेवी है उसने जो हाउथी रेबल्स हैं तो उनकी 3 जो उनके वेसल्स थे उनको डुबा दिया और 10 हाउथी रेबल्स जो हैं उनको ढार कर दिया, राइट, इन रेड सी। तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, काफ़ी अच्छा चला वो वीडियो, राइट। इट वॉज समवेयर अराउंड 40K, राइट, 40,000 से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके हैं। स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आया ये पर्टिकुलर वीडियो, तो देखिएगा इसको। इट्स अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। बेसिकली स्टडी ग्लोज पर हमने उसको लॉन्च किया था। अब नेतन्याहू साहब ने ये एक अनाउंसमेंट किया अभी कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो आने वाले कुछ महीनों तक चलते रहेंगे। ये एक चिंता का विषय है, डेफिनेटली चिंता का विषय है। और ये जो तेल अवीव यानी कि इसराइल की जो एक्शंस है तो इसकी वजह से यूएसए पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। क्या था कि अभी तक जो सीरिया और इराक है तो यहाँ पर यूएसए को एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में चीज़ों को, मिलिट्री रिसोर्सेज को सप्लाई करना पड़ता था। अब हाउथीज को हैंडल करने के लिए ये सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि यूएसए इसराइल पर और इसराइल यूएसए पर कोई एहसान कर रहा है। दोनों जो हैं अच्छे मित्र देश हैं, एक दूसरे के एलाइज हैं। और जी हाँ, यूएसए जो है उसने हमेशा, आप समझ लिए कि इसराइल जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड किया है। बट ये भी चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसराइल और यूएसए के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो यूएसए में सबसे पैसे वाली कम्युनिटी में से है, राइट, और एजुकेटेड भी हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं, पॉलिटिकली उनका होल्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यू विल फाइंड के बड़े बड़े जो नाम हैं यूएसए के तो वो यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, और ऑफ कोर्स उनका एक लगाव है, प्यार है उनका अपने देश के प्रति, इसराइल के प्रति। तो हमेशा यू विल फाइंड कि वो लॉबिंग करेंगे, दे विल डू ऑल द थिंग्स टू मेक श्योर कि यूएसए जो है वो इसराइल को सपोर्ट करे। और बदले में ये भी है कि वेस्ट एशिया में यूएसए को सारे देशों पर अगर एक प्रकार की पकड़ बनानी है तो उसके लिए भी इसराइल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। तो ये उनका एक प्रकार का गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। तो यूएसए यहाँ पर सीरिया और इराक में अगर इसराइल को मदद कर रहा है टू फाइट ईरान बैक्ड रेबल्स, तो इसमें भी यूएसए का ही कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। तो दोनों को, ऐसा नहीं है कि, मीन्स बॉटम लाइन यही है कि कोई एक दूसरे पर एहसान नहीं कर रहा है। द वॉर इज कॉस्टिंग इसराइल एटलीस्ट $260 million पर डे। जी हाँ, $260 million एवरी सिंगल डे, इतना खर्च कर रहा है इसराइल इस युद्ध के पीछे, राइट। और इसराइल की जो हाईटेक इंडस्ट्री है जिसके लिए इसराइल काफ़ी फेमस है, तो अब यहाँ पर वर्कर्स की, अच्छे वर्कर्स की शॉर्टेज होती जा रही है। दूसरी चीज़, इसराइल जो है उसमें कंजम्पशन, लोग जो पैसे खर्च करते हैं ना, कंजम्पशन, तो ये कंजम्पशन जो है वो ड्रॉप हुआ और बताया जाता है कि इसराइल की इकोनॉमी जो है वो -5 हो जाएगी, या फिर आप समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। 4th क्वार्टर जो है तो इसमें ये कॉन्ट्रैक्शन 5% जितना हो सकता है। और ये सारे रीजंस की वजह से
जो इसराइल के लोग हैं तो उनका रिजेंटमेंट, थोड़ा गुस्सा जो है वो अब धीरे धीरे नेतन्याहू सरकार की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब एक जो कंटेनर है, अगर आप चाइना से मेडिटेरेनियन सी तक या फिर मेडिटेरेनियन, इटली, फ्रांस एक्सेट्रा, यहां पर अगर आप अपना कंटेनर भेज रहे हैं तो एक कंटेनर की जो कीमत थी इसमें 44% का उछाल देखने को मिला है बिकॉज ऑफ दिस रेड सी इश्यू। और यहां पर जीत सिर्फ दो ही देशों की नजर आ रही है। ये सारी चीजें जो चल रही है, जो मेस है, तो इसमें ईरान बैठे बैठे सारी चीजें ऑपरेट करवा रहा है और दूसरी चीज रशिया जो है वो चाहता है कि यूक्रेन वॉर से दुनिया का ध्यान जो है वो हट जाए, दुनिया का फोकस जो है वो यूक्रेन वॉर से हट जाए। तो ये रशिया के लिए ही फायदे का सौदा है। अब यूएसए में इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, मीन्स 2024 में इलेक्शन है, पहले हमारे देश में होंगे, उसके बाद यूएसए में होने वाले हैं। तो नेतन्याहू साहब जो हैं तो उनको एक क्लियर मैसेज यूएसए को देने की जरूरत है कि अब आप सीज फायर जो है वो कर लीजिए। और ट्रंप या फिर आप समझ लीजिए रिपब्लिकन्स जो हैं तो वो अपने कैंपेन में इस बात को बहुत ज्यादा रिपीट करेंगे कि भाई फॉरेन वॉर्स में यूएसए जो है उसको अंदर घुसने की क्यों जरूरत है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी चीजें जो हैं दे आर गोइंग ऑन बिटवीन, और दे कैन गो बिटवीन यूएसए एंड इजराइल। राइट डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग आर्टिकल के बारे में, डीपर इनटू स्पेस। इसरो बिगिंस ईयर विथ अनदर कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन। 2023 में वैसे तो इसरो की काफी सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करें तो इट वाज चंद्रयान 3 मिशन, राइट। मून पर हमने लैंडिंग किया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था भारत के लिए। और इसरो ने फिर न्यू ईयर जो है उसकी शुरुआत भी एक बहुत अच्छे स्टेप से की है। PSLV C58 रॉकेट जो है इसने एक साथ 11 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली स्पेस में लॉन्च कर दिया है। और इसमें एक जो सैटेलाइट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन दिस वन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। इसका नाम है एक्सपोसैट, एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, अब ये क्या काम करता है? दिस सैटेलाइट इज पॉइज्ड टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल by delving deeper into the X-rays emitted by celestial bodies। जो celestial bodies हैं आसमान में, तो ये सारी बॉडीज से जो एक्सरेज एमिट होती हैं, इन एक्सरेज को अच्छी तरीके से स्टडी करने का काम जो है वो ये एक्सपोसैट करने वाला है। आप याद रख सकते हैं एक्सपोसैट नाम जो है तो ये एक्सरे से स्टार्ट होता है और इसका काम है बेसिकली कि ब्लैक होल जो है उसकी जो मिस्ट्रीज है, बहुत सारी चीजें हमें ब्लैक होल के बारे में नहीं पता है, तो इसको और ज्यादा समझने का एक प्रयास जो है ये एक्सपोसैट करने वाला है, राइट। एज वी ऑल नो कि स्पेस सेक्टर जो है वो यूएसए, चाइना, रशिया जैसे देशों से डोमिनेटेड है, लेकिन अब भारत जो है वो भी इसमें पीछे नहीं है। भारत एक प्रकार का आप समझ लीजिए एक इक्वल पावर हो चुका है व्हेन इट कम्स टू स्पेस एंड साइंस, और स्पेस साइंस टू बी प्रिसाइज। दूसरी चीज, यूएसए का जो मिशन है सिमिलर वाला, राइट, नासा IXPE मिशन, इसको करने के लिए यूएसए को 188 मिलियन का खर्चा हुआ और ये हमारा एक्सपोसैट जो है उसकी कीमत हुई 30 मिलियन। तो एज वी ऑल नो के कंपैरिजन अगर हम करें तो हमारे यहाँ पर हमारी जो खासियत है ना हमारे देश की, दैट इज दिस वन। हमारी इसरो की खासियत जो है वो ये है कि बहुत ही कम बजट में, शू स्ट्रिंग बजट जिसको कहते हैं, तो कम बजट में हम बहुत ही रॉक सॉलिड गुड क्वालिटी के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो ये इसरो का एक आप समझ लीजिए यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, USP है। दूसरी चीज, जो नासा का IXPE है तो उसकी लाइफ की वैलिडिटी है 2 साल और हमारा ये $30 मिलियन में हमने बनाया, लेकिन इसकी लाइफ की नॉट 5 लाइफ की वैलिडिटी है 5 साल, राइट। तो यू कैन से क्लियरली यहाँ पर इसरो जो है दैट इज ना, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो हमारे लिए गेम चेंजर बन सकती है। दुनिया के अलग अलग देश जो है वो अपने सैटेलाइट्स और मींस नॉट जस्ट लॉन्चिंग के लिए लेकिन सैटेलाइट्स बनाने के ऑर्डर्स भी हमें दे रहे हैं और अब हम प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे देश में ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जब प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस इंडस्ट्री में आएगी तो फिर भारत मीन्स जो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, इस प्रकार की सिचुएशन हो जाएगी। और इसरो ने तो क्लियरली बताया है हमारे देश की सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेस सेक्टर में आना चाहती हैं तो कि आप हमारी फैसिलिटीज का इस्तेमाल कीजिए, राइट। आपको ये सारी फैसिलिटीज बनाने की जरूरत नहीं है, सरकारी फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी ही हैं, आप आइए और आप यहाँ से चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए, लॉन्च कीजिए। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड थिंग। और फ्यूचर में जो मिलकर सैटेलाइट्स बनाएंगे तो उसमें भी एक नया ही एक लेवल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ जो इसरो के चीफ है एस सोमनाथ साहब, तो उनका रिकमेंडेशन ये है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो उनको थोड़ा इजी करने की ज़रूरत है।
अगर ये इजी किए जाए तो फिर ग्रोथ जो है वो हम अचीव कर पाएंगे, राइट, स्पेस साइंस डेवलपमेंट में। और इसका फायदा जो है वो यही होता है कि बहुत सारे क्षेत्र जो है उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट आती है। तो लेट्स होप कि आने वाले समय में सरकार, इसरो के चीफ ने जो एक रिकमेंडेशन दिया है तो उसको नॉट जस्ट फॉलो लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लेकर आए। Now, dear friends, let's talk about this Korea wala topic, right? Reigniting the flame of India-Korea defense cooperation. Both nations need to transcend the confines of bilateral cooperation and understand their roles in a rapidly evolving global scenario. नवंबर 2023 में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि यहां पर जब मैं कोरिया कहूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया, ठीक है। अगर नॉर्थ कोरिया की कोई बात होगी तो मैं अलग से नॉर्थ कोरिया बोलूंगा, वरना फिर मैं कोरिया कोरिया बोलता रहूं तो याद रखिए वी आर टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया ओनली, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पांडे साहब हैं वो साउथ कोरिया की ही यात्रा पर गए थे। तो इंडिया और कोरिया के डिफेंस रिलेशंस जो हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पर पहुंच गए हैं। नाउ द थिंग इज, दोनों देशों के बीच में आज भी उतना अच्छा हाई लेवल का एंगेजमेंट नहीं है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस कोऑपरेशन या फिर डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। उसके पीछे जो मेन चैलेंज है, जो मेन रीजन है वो ये है कि दोनों का जो विजन है वो मीन्स देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अ शेयर्ड विजन। अगर मेरा और आपका विजन एक है, राइट, अगर हम एक ही चीज सोच रहे हैं तो फिर दोनों के लिए काम करना इजी हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मुझे लेट्स से एक्स वाई जेड पर फोकस करना चाहिए, आप जो है वो 1 2 3 पर फोकस करना चाहते हैं, तो फिर यहां पर कन्वर्जेंस होना जो है वो नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो दिस इज नंबर वन थिंग, राइट, कि दोनों का जो ये शेयर्ड विजन जो है ये मिसिंग है। तो शेयर्ड विजन जो है उसको डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, तो दोनों देशों के समिट लेवल से स्टार्ट करके बॉटम लेवल तक जो पूरी लीडरशिप की चेन है उनको एक साथ ये चीजें जो है वो सोचनी पड़ेगी। एक कॉमन विजन जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, एक शेयर्ड विजन क्रिएट करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फर्स्ट स्टेप के तौर पर भी काम करेगा। दूसरी चीज, कोरिया जो है उसका भारत को लेकर जो दृष्टिकोण है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको अब चेंज होने की जरूरत है। क्या है कि कोरिया अगर यही सोचता रहे कि भारत जो है वो डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक बहुत बड़ा कस्टमर है, कंज्यूमर है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें, क्या सामान जो है वो बेच पाते हैं, क्या कितने डील्स कर पाते हैं, ये एक बहुत ही लिमिटेड व्यू होगा। हाँ, एक वक्त था जब भारत जो है उसको आप इसी नजर से देख सकते थे, लेकिन अब वो वक्त जो है वो भारत में से धीरे धीरे चला जा रहा है। मीन्स जो पैराडाइम शिफ्ट हमें देखने को मिला वो हमारे थिंकिंग प्रोसेस में है ना, कि अब हम आत्मनिर्भर की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं। इनफैक्ट हम दौड़ने लगे हैं आत्मनिर्भरता की तरफ। तो ये जो व्यू है कोरिया का, तो ये चेंज होना चाहिए भारत के प्रति। दूसरी चीज, ऐसा मानना कि भारत जो है वो सिर्फ एक इंडियन ओशियन का लिटोरल स्टेट है, तो ये भी एक गलत व्यू होगा। भारत जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल पावर है इन इंडियन ओशियन। दूसरी चीज, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इसके पीस एंड स्टेबिलिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले करता है तो दैट इज आवर कंट्री इंडिया। तो ये चीज जो है उसके बारे में भी कोरिया को अपने आप को थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है। और कोल्ड वॉर के दौरान ऐसा हुआ करता था कि भारत के बारे में यह कहा जाता था कि भारत यूएसएसआर के काफी नजदीक है, और जो नॉर्थ कोरिया है, राइट, वो तो यूएसएसआर के द्वारा ही सपोर्ट किया जाता था। तो साउथ कोरिया जो है तो उसका व्यू पॉइंट इंडिया के लिए यही था कि भाई ये तो यूएसएसआर सोवियत स्टेट को सपोर्ट करने वाला देश है, लेकिन अब हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमियस हैं, राइट। तो ये चीज जो है वो भी, ये व्यू जो है कोरिया जिस दृष्टि से भारत को देखता है उसको बदलने की जरूरत है। The prevailing overemphasis by the Indian government side on the weapons acquisition and technology transfer from Korea, while undeniably pivotal, has tended to overshadow broader strategic considerations. देखिए, भारत की सरकार का जो फोकस रहा है वो यही रहा है कि भाई हम कौन कौन से अच्छे अच्छे वेपन्स जो हमें चाहिए वो कोरिया से एक्वायर कर सकते हैं, और कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। यहां पर इसलिए कहा गया है कि वाइल अनडिनाइबली पिवोटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। दिस इज जो बिग पिक्चर है उसका एक पोर्शन है ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड वेपन्स एक्विजिशन, जो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन जो है उस पर दोनों देशों को काम करने की जरूरत है। Similarly, the unwavering focus of the Korean defense establishment on profit-driven weapon sales to India, devoid of strategic considerations, may prove short-sighted in the face of fast-changing geopolitical dynamics. दुनिया में आप हम सब जानते हैं कितने सारे टॉपिक्स हमने जियोपॉलिटिक्स पर कवर किए हैं, राइट।
तो जियोपॉलिटिकली चीजें जो है वो काफी ज्यादा चेंज हो रही है, फटाफट चेंज हो रही है। तो ये बदलाव का जो समय है और जो फास्ट बदलाव का समय है, तो इसमें दोनों देशों को जो स्ट्रेटेजिक विजन है इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे जो शॉर्ट टर्म, बेसिकली शॉर्ट टर्म जो है उस पर ही आप फोकस रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के गोल्स अचीव करते जाइए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी एक आपका गोल जो है, एक विजन जो है वो डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये चीज यहां पर बार बार एम्फेसाइज की जा रही है। इंडिया एंड साउथ कोरिया आर एमिंग टू कोलैबोरेट इन डेवलपिंग एडवांस डिफेंस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट। ये एक अच्छी चीज़ है कि दोनों मिलकर अगर इस प्रकार का कोलैबोरेशन करके कोई नए एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, नए इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो दोनों मिलकर दुनिया की मार्केट को कैटर कर सकते हैं, राइट। और दोनों की जो सिनर्जी है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों में, राइट, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप, इसके साथ इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस, इसमें भी दोनों देशों को फायदा होगा। आज ज़माना जो है ये स्पेस वॉरफेयर का है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है, साइबर सिक्योरिटी का है। तो ये इस ज़माने में दोनों देश जो है वो मिलकर ये सारे क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पर हम कोऑपरेट कर सकते हैं, इस पर फोकस कर सकते हैं, राइट। और आई एम श्योर यू नो कि कोरिया जो है वो बहुत ही एडवांस्ड हाई टेक डिजिटल सुपर पावर माना जाता है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम कोरिया, और ये सारी चीज़ें जो हम सीखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। काउंटर टेररिज्म को लेकर भारत जो है वन ऑफ द एक्सपर्ट कंट्रीज में से एक है, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स आई वुड से, अगर कोई है मीन्स जिसकी एक मास्टरी है काउंटर टेररिज्म पर। तो ऐसे 5 देशों को आप लेंगे तो उसमें नंबर 1, नंबर 2 पोजीशन पर इंडिया ही रहेगा, या तो नंबर 1 या तो नंबर 2। क्योंकि समझ लीजिए जब से देश आज़ाद हुआ, पिछले 7 दशक से ज़्यादा वक्त हो चुका है, कंसिस्टेंटली हमारी जो आर्मी है उसने इस प्रकार के टेररिज्म और इन सारी चीज़ों को हैंडल किया है। तो हमारे जितना शायद अनुभव जो है वो दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। तो इसमें हम कोरिया हमसे काफ़ी सारी चीज़ें इस क्षेत्र में सीख सकता है। दूसरी चीज़, मेरी टाइम सिक्योरिटी को लेकर दोनों देश जो है वो काम कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। और अभी स्टार्टिंग के लिए व्हाट बोथ कैन डू इज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एक्सपर्टीज जो है या फिर पीस कीपिंग ऑपरेशंस हैं, उसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, राइट, जॉइंट में एक्सरसाइजेस एंड थिंग्स। एंड देयर इज वन मोर थिंग जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो इसमें भी दोनों जो है वो मिलकर काम कर सकते हैं ताकि नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान भी दोनों एक दूसरे की मदद कर सके। जॉइंट आर्मी एक्सरसाइजेस ऐड की जा सकती हैं। नेवल कोऑपरेशन तो है, लेकिन अब आर्मी का कोऑपरेशन भी ऐड किया जा सकता है। एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जनरल मीन्स ये एक अच्छा मौका भी रहा क्योंकि हमारे आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ है वो वहाँ पर गए थे। तो ऑफकोर्स वो अपनी आर्मी जो है तो उसको तो वहाँ पर एक नया रिश्ता जो है वो कोरिया के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सो दिस आर द थिंग्स, राइट, बेसिकली कि ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी में, और खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देश जो है वो मिलकर काम कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हैं, लेकिन इसके लिए एक लॉन्ग टर्म विजन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Now, dear friends, let's talk about this one, a difficult mandate. 16th Finance Commission will have to do tough balancing. 16th Finance Commission जो है, इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये किया है कि हमारे देश के एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट अरविंद पनगरिया साहब, सुना है आपने इसका नाम? अगर नहीं तो लेट मी टेल यू। 2014 में मोदी सरकार जब बनी पहली बार, तो जो प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन को डिलीट करके एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज नीति आयोग। तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, स्टार्टिंग के समय में जो वाइस चेयरमैन थे, दैट वाज अरविंद पनगरिया साहब, ठीक है। और फिर उन्होंने ये वाइस चेयरमैन का रोल जो है उसमें से फिर शायद उनका खत्म हो गया रोल, फिर वो वापस चले गए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। बेसिकली वो वहां के प्रोफेसर हैं। तो अब उनका नाम आ रहा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ लिखे गए, उनके द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स को हमने एनालाइज भी किया है, आपको शायद याद हो। मैंने मेंशन भी किया है कि भाई ये आर्टिकल जो है वो अरविंद पनगरिया साहब के द्वारा लिखा गया है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं इकोनॉमी पर, उनकी टेक काफ़ी अच्छी रहती है। खुद प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में। अब दोस्तों, सरकार ने ये अनाउंस किया है कि ही इज गोइंग टू बी द न्यू चेयर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। ये अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है। अब पनगरिया साहब जो है वो काफ़ी अनुभवी हैं, उनको पता है कि यहाँ पर किस प्रकार के पॉलिटिकल हर्डल्स जो हैं उनको फेस करने पड़ सकते हैं। और अब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी है। एज वी नो के जो अपोजिशन और रूलिंग पार्टी है, तो उनके बीच में अभी डाइवर्जेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है।
इसी के साथ जो फेडरल टेंशन्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ने लगे हैं। एज वी नो के सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे हमारे स्टेट्स हैं, तो इनकी एक लंबे समय से बनती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसी सिचुएशन में इस प्रकार का सिनारियो जब है और ऐसे कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की उतनी खास बनती नहीं है, तो 16th फाइनेंस कमीशन के लिए काम जो है वो और ज़्यादा थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करना। और अगर पैसों को ट्रांसफ़र करने की जब बात आएगी तो जो देखिए सदर्न स्टेट्स जो हैं उनकी आर्ग्यूमेंट भी सही है। उनका कहना यह है कि हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की, तो हमारी पॉपुलेशन कम हुई है, तो हमें पैसे कम मिले तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमने राइट स्टेप्स उठाए और उसके बदले में अगर हमें पैसे कम मिल रहे हैं तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है। तो ये एक मुद्दा जो है वो उनका बराबर है, मीन्स उनका जो स्टैंड है साउथ सदर्न स्टेट्स का, साउथ इंडियन स्टेट्स का। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे राज्य जिनका कहना यह है कि जीएसटी और ये सारी चीज़ों के आने के बाद उनका जो एक फ्रीडम था पॉलिसीज क्रिएट करने का, ये अब चला गया है। और अभी तो वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डोमिनेटेड होते हैं। हर जगह पर यूनियन गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट होती है। राज्य के जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं तो उनको उतनी ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं मिल रही। इनफैक्ट उनका कहना यह है कि हमारी स्पेस जो है, जो राज्य लेवल पर हम जहाँ पर एक्टिव हैं, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आकर पेनिट्रेशन कर रही है, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू देम। तो इसकी वजह से ये पॉलिटिकल सिनारियो जो है वो थोड़ा और ज़्यादा मेसी हो चुका है। तो ऐसा समय में जब ये 16th फाइनेंस कमीशन बनेगा तो इसको बहुत सोच समझ कर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। वैसे अरविंद पनगरिया साहब जो है वो काफ़ी अनुभवी हैं, पॉलिटिशियंस के साथ उन्होंने एक लंबे समय से काम किया है, तो आई एम श्योर ही इज़ ए प्रो, राइट, प्रो इन द सेंस कि वो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, तो वो चीज़ों को अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे। और बहुत ही सुलझे हुए इंसान भी हैं। उनके आर्टिकल्स और उनका अगर पर्सनल जीवन भी थोड़ा बहुत आप देखेंगे देन यू विल रियलाइज इज ए जेंटलमैन, टू बी ऑनेस्ट। अब ये जो पैसे ट्रांसफ़र करना है ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो 16th फाइनेंस कमीशन उसको मेक श्योर करना पड़ेगा कि नेशनल इंटीग्रेशन और इसी के साथ साथ जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए उनको अपना रिपोर्ट जो है वो तैयार करना पड़ेगा 16th फाइनेंस कमीशन को। Now we have this article, take preemptive action to curb terror ambushes। कि टेरर एम्बुश हो हमारे ऊपर तो उससे पहले प्रीएम्प्टिव कि वो अटैक करे उससे पहले हम उनको अटैक कर दें। ये आर्टिकल जो है ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कदियान साहब ने लिखा है। इज़ द फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, राइट। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये एक टॉप लेवल के एक्सपर्ट ने ये आर्टिकल लिखा है। 3 दशकों से जम्मू एंड कश्मीर में हमारा देश भारत जो है वो टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पूरी दुनिया को पता है कि इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। चाइनीज वेपन्स जो हैं वो आतंकवादियों के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। अब उन्होंने अपना ग्राउंड जो है वो चेंज किया है। दे आर फोकसिंग ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल रेंज। और यहाँ पर एज वी नो कि हमारे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जान भी चली गई, वो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया उन्होंने या फिर शहीद हो गए। अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड भी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जनरली क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में ये सारे टेररिस्ट जो हैं उनके प्लान्स को हम अनफॉइल कर लेते हैं, लेकिन जब ये हम नहीं कर पाते हैं तब ये बहुत बड़े न्यूज़ का पार्ट बन जाता है, राइट। जब हम इन द सेंस कि जब हमारी ये आर्मी जो है वो उनको रोक नहीं पाती है, कैसे भी ये बच जाते हैं, तब इट बिकम्स अ बिग थिंग। तो और उसके बाद लोगों की जान भी जाती है, जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं उनकी जान भी जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 2003 में सीज फायर को लेकर एग्रीमेंट हुआ। इसको रीटीडेट किया 22 फरवरी 2021 को। बट एज वी ऑल नो कि ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान पेपर पर ही रखता है। ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है और इसको कोई रिटालिएशन का भी डर नहीं है। इट इज़ नॉट एन ऑफिशियल वॉर, ये तो प्रॉक्सी वॉर है। बता देगा कि भाई हम नहीं, ये तो टेररिज्म है, ये लोग कर रहे हैं, हम भी उनको पकड़ना चाहते हैं, इस प्रकार के बहाने। ऐसे पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और अभी जो लेटेस्ट एम्बुश हुआ जिसमें हमारे 4 सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हो गए, तो ये जैश ए मोहम्मद के साथ लिंक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट जो है इसके द्वारा इस एम्बुश को कंडक्ट किया गया था। और हम सब जानते हैं कि मीन्स इट्स क्वाइट लॉजिकल कि अगर इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हैं तो जो सबसे नज़दीक की पाकिस्तान की जो पोस्ट है उसने तो उसको मदद की ही होगी, तभी वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ कुछ ऐसे लोकल्स जो हैं उनका सपोर्ट भी होगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे लोकल्स जो हैं, सारा विलेज या फिर कम्युनिटी उनके साथ मिली हुई, नहीं। कुछ ऐसे लोग होंगे या तो थ्रेट की वजह से या तो कोर्जन की वजह से वो ऐसा काम जो है वो कर रहे हैं।
इसी के साथ यहां पर इस पर्टिकुलर केस में या ये जो आर्टिकल है उसमें ये बताया जा रहा है कि यहां पर डिटेरेंट पनिशमेंट जो है वो देनी चाहिए कि अगर आपने लॉन्च पैड का काम किया है तो आप पर अटैक हो, और अगर ऐसा लग रहा है कि आप लॉन्च पैड हैं तो फिर आप पहले से ही अटैक कर दीजिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। यूनिलैटरल ऑब्जर्वेंस ऑफ सीज फायर इज प्रूविंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, कि भारत अकेला यूनिलैटरली अकेला अगर भारत जो है वो एग्रीमेंट को फॉलो करता रहे तो ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली है। अगर पाकिस्तान इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर हमें भी धड़ाधड़ जो है वो ऐसे लॉन्च पैड्स पर अटैक कर देने की शुरुआत कर देनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो व्हीकल्स एम्बुश हो रहे हैं तो क्या है कि देखिए पहाड़ों का इलाका जहां पर होता है और वहां पर अगर आप एक व्हीकल लेकर जा रहे हैं तो अलग अलग जगहों से आपका व्हीकल जो है वो नज़र में आ ही जाएगा, पता चल जाएगा, और दे कैन कैलकुलेट कि भाई अब 10 मिनट के अंदर वो यहां पर पहुंचेंगे तो उस समय पर क्या है आजू बाजू की झाड़ियों में छुप कर वो रिमोट कंट्रोल प्रेस कर देते हैं और फिर धमाका हो जाता है। उरी फिल्म के स्टार्टिंग में हमने देखा ना कि पहले टायर्स जो है उनको पंचर किया जाता है, जैसे ही वो नीचे उतरे तो पहले फायरिंग की और उसके बाद एक बटन दबाकर वो एम्बुश मीन्स वो झाड़ियों में छुपे हुए थे वो नक्सलाइट्स टेररिस्ट्स, और फिर उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। तो वैसी ही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर आर्मर्ड प्लेटिंग वाले और पेरिस्कोपिक इंफ्रारेड कैमरा वाले कुछ ऐसे व्हीकल्स जो हैं वो हमें बनाने की ज़रूरत है और बुलेट प्रूफिंग इनको करने की ज़रूरत है, राइट। ड्रोन्स को भी डिप्लॉय किया जा सकता है कि अगर ये जो कॉन्वॉय जा रहा है तो उससे पहले ये ड्रोन जो है वो सारा एरिया स्कैन कर ले ताकि पता चल जाए कि अगर कोई झाड़ियों में भी छिपा हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये एम्बुश जो है इस प्रकार के वो उनको कंट्रोल करना टेक्नोलॉजी से ही हम इनको बीट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आर्मी हैज बीन इन्वॉल्व इन टैकलिंग इरेगुलर वॉरफेयर सिंस इंडिपेंडेंट। इट इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड आर्मी इन द वर्ल्ड इन दिस रिगार्ड टुडे when it comes to this ambush, when it comes to this type of irregular warfare, proxy war, terrorism के खिलाफ लड़ना and things like that. तो 90% जितने मिशंस जो हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ अलर्टनेस ऑफ आवर ट्रूप्स। लेकिन जब हमारे ट्रूप्स जो हैं फॉर वट एवर रीज़न अगर उनसे ये चीज़ें बच जाती हैं तो बहुत कम केसेस में ऐसे अटैक होता है, लेकिन जब भी अटैक होता है तो पूरे देश का मोरल जो है वो थोड़ा ऑफकोर्स डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। लेकिन इनको तो हंट करके इनको तो ढूंढकर फिर हंट डाउन किया जाएगा। इसी के साथ जो कस्टडी में आर्मी की कस्टडी में जो सिविलियंस की मौत हुई है तो इसको भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आर्मी को इस पर एक थरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा भी मिलनी चाहिए। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। डू अवेल दिस कोर्स लिमिटलेस लीडरशिप। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। अगर नहीं खरीदा है तो आज ही इसको परचेज कर लीजिए एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू द लेक्चर्स। ऑलरेडी 6-7 लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं और आने वाले 1-2 दिनों के अंदर 8th लेक्चर जो है वो भी डिलीवर होगा। तो डोंट वेट फॉर द 8th वन। अगर मीन्स अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।